हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है द्विवेदी युग। इसी को ही जागरण सुधार काल भी कहते हैं। और इसका समय यदि देखें तो 1900 से 1918 ईस्वी ये सर्वमान्य है। ये किसके अनुसार है? नागरिक प्रचारणी सभा कांसी के अनुसार द्विवेदी युग का समय क्या है? 1900 से 1918 ईस्वी है। ये सर्वमान्य है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सर्वमान्य, ये सर्वमान्य है। एक और विद्वान है जो इसका समय 1900 से 1920 मानते हैं, वो है डॉक्टर नगेंद्र। ये सर्वमान्यता नहीं है, लेकिन आप अगर नाम देकर पूछा जाए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल का समय क्या है, तो 1900 से 1920, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं, तीसरी बात कि भाई द्विवेदी युग पढ़ा है, किसके नाम पर पढ़ा है? तो द्विवेदी युग पढ़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, इनके नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पढ़ा, ठीक है। यानी ये द्विवेदी युग नाम किसके नाम के आधार पर पढ़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर ये पढ़ा है। ये भी पूछा दिया। तो द्विवेदी युग जो है, इसको सबसे पहले द्विवेदी किसने दिया? तो द्विवेदी युग नाम के प्रथम प्रयोगकर्ता, नाम के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो ये हैं आपके पांडे। कौन है? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने ही इस युग को है ना सबसे पहले द्विवेदी युग नाम दिया था। ये द्विवेदी के समय बहुत सारे कवियों ने जो रचनाएं की, इसलिए इस युग का नाम है द्विवेदी युग। ये सबसे पहले जो नाम दिया था किसने दिया था? मुकुटधर पांडे ने। ये ध्यान रखना। एक बात याद रखना, द्विवेदी युग को एक ने नाम दिया जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल नाम दिया है। तो अगर पूछेगी द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किसने दिया है, तो याद रखना डॉक्टर नगेंद्र। किसने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। और भारतीय युग को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया है? पुनर्जागरण। इसको जागरण सुधार काल, ठीक है। एक बंदे ने इसका नाम दिया है नई धारा। क्या दिया है? नई धारा, या इसी को ही द्वितीय उत्थान, नई धारा या द्वितीय उत्थान नाम दिया है। नई धारा या द्वितीय उत्थान, तो ये दिया है आपके किसने? शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा या फिर द्वितीय उत्थान कह सकते हैं। ये किसने दिया है? शुक्ल ने दिया है, ठीक है। बोली, एक ने द्विवेदी युग को नाम दिया खड़ी बोली युग। खड़ी बोली युग किसने दिया है? तो महावीर प्रसाद। एम द्विवेदी का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं ने, और दूसरा नामवर सिंह ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया था? खड़ी बोली युग नाम दिया था। ये आपको याद रखने, ध्यान रखेंगे कि इस युग के अंदर राष्ट्रीयता की प्रबल अभिव्यक्ति, राष्ट्रीयता की प्रबल अभिव्यक्ति। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि 1900 से 1918 के बीच में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए इस धारा के जो कवि थे उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इतना द्विवेदी युग में नहीं था, बल्कि यहाँ पे जो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए राजाओं को और भारतीय जनता को जगाने का बहुत प्रयास किया था। इसलिए राष्ट्रीयता की प्रबल अभिव्यक्ति मिलती है। दूसरी बात यह है कि काव्य फलक का विस्तार, काव्य फलक का क्या हुआ? विस्तार हुआ। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि हर क्षेत्र में काव्य लिखा जाने लगा। हर चीज में, मतलब प्रकृति को लेकर के, राष्ट्रीयता को लेकर के, नारी वगैरह, इन सब चीजों को लेकर के काव्य लिखा गया। इसलिए काव्य फलक का क्या हुआ? विस्तार। तीसरा है इतिवृत्तात्मक इतिवृत्तात का मतलब है हमारा जो भी प्राचीन इतिहास रहा है ना,
क्या प्राचीन इतिहास जो रहा है उसके गौरव से परिचय करवाया गया। लोगों को बताया गया कि हमारा इतिहास कितना जबरदस्त रहा था राजाओं महाराजाओं का, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, गुलामी वगैरह ये कर रहे हैं। तो इस तरह से प्राचीन इतिहास के गौरव को, महत्व को इस धारा के कवियों ने जो जगाया के माध्यम से लोगों को जगाने का काम ये। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट क्या है कि इस समय में गद्य व पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली को रखा गया। गद्य और पद्य दोनों की भाषा क्या रखी? खड़ी बोली। भारतीय युग में हमने पढ़ा था कि पद्य की भाषा क्या थी? ब्रज, और गद्य की क्या थी? खड़ी बोली। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा क्या होगी? खड़ी बोली हुई। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी विशेषता है और पूछी जा सकती है। ठीक है, नारी के प्रति सम्मान की भावना। नारी के प्रति सम्मान की भावना का मतलब ये हुआ कि इतिहास में जिन जिन नारियों को भुला दिया था, इस युग के कवियों ने उन नारियों को अपने साहित्य के माध्यम से जीवित करने का प्रयास किया। जैसे कि गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा ले लो, चाहे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ले लो, चाहे आप चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया ले लो। तो इन सभी जो जितनी भी ऐतिहासिक महिलाएं थी उनको जो पुनः साहित्य के माध्यम से जीवित किया गया। जैसा कि आप ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचना में आप इन सबको देखोगे। तो नारी के प्रति सम्मान की भावना जगी इन लोगों में। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युग में भाषा सुधार पर भी बल दिया गया। भाषा सुधार यानी व्याकरण पर बल दिया गया। भाषा सुधार यानी व्याकरण पर क्या दिया गया? बल। कैसे? इस युग के हिंदी के व्याकरण को भी सुधारने का काम किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कामता प्रसाद गुरु को कहा था कि आप एक व्याकरण पर ग्रंथ लिखिए। तब इन्होंने 1920 में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण नाम से हिंदी के व्याकरण से संबंधित ग्रंथ लिखा था, जो कि हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ये हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ कामता प्रसाद गुरु ने लिखा था। इसलिए कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाणिनि। ठीक है, अब हम देखते हैं कि द्विवेदी युग के अंदर कौन सी संस्थाएं थी या कौन सी पत्रिका थी, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वो हैं नागरी प्रचारिणी सभा कांसी। इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही क्योंकि इसके माध्यम से कई ग्रंथों का संपादन किया गया। नागरी प्रचारिणी सभा कांसी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात करें इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना याद रखना 16/7 यानी 16 जुलाई, 6 और 7, 16 जुलाई 1893 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है ना, और इसकी स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1893 को नागरिक प्रचार सभा कांसी की स्थापना हुई। कहाँ हुई? कांसी वाराणसी में हुई। और इसके संस्थापक में देखना, संस्थापक में 3 जनों के नाम महत्वपूर्ण है। कैसे याद करोगे? राम, श्याम और शिव। ठीक है, ये नागरिक कांसी जो है उसकी स्थापना इन 3 जनों ने मिलकर की थी। राम, श्याम, शिव। राम से याद रखना राम नारायण मिश्र, और श्याम सुंदर दास, और शिव से याद रखना शिव कुमार शर्मा। कहीं कहीं सिंह भी मिलता है। ठीक है, शिव कुमार शर्मा। इन तीनों ने मिलकर हैं जो नागरिक प्रचार सभा कांसी की स्थापना की। ये 3 लोग कौन थे? तो ये 3 लोग थे आपके क्वींस कॉलेज वाराणसी,
के 9th कक्षा के छात्र थे। 9th कक्षा के छात्र थे। इन तीनों ने मिलकर जो किसकी स्थापना की, नागरिक प्रचार सभा कांसी की स्थापना की। अध्यक्ष प्रथम आपसे पूछे कि नागरिक प्रचार सभा कांसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राधा कृष्ण दास, जो हमने भारतीय युग में पढ़ा था। और भारतेंदु के जो फुफेरे भाई जो थे वो यही थे जो नागरिक प्रचार सभा कांसी के प्रथम क्या बने, अध्यक्ष। अब हम नागरिक प्रचार सभा के कुछ कार्य देख लेते हैं। पहला इंपोर्टेंट इसका कार्य क्या है कि हिंदी का वृत्त इतिहास, हिंदी का वृत्त को 16 खंडों में प्रकाशित किया। नागरिक प्रचार सभा कांसी ने क्या किया, हिंदी का जो वृत्त इतिहास नाम से जो बहुत बड़ा ग्रंथ है उसको 16 खंडों में प्रकाशित करवाया था। वो नागरिक प्रचार सभा कांसी ने किया था। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बात है। और क्या है, और ध्यान रखना कि 1893 में स्थापना हुई थी छन्नू में नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। पत्रिका का संपादन, और ये पत्रिका कैसी थी, त्रैमासिक थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके क्या कार्य है, और कार्य है कि 1900 से लेकर 1916 तक हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्यक्रम चलाया था। क्या मतलब इसका, मतलब ये कि पुराने जितने भी हाथों से लिखे हुए जिन हाथों से ग्रंथ लिखे थे ना, उनकी खोज करना और उन्हें वापस प्रिंटिंग करके वापस प्रकाशित करना, इसका कार्य है जो 1916 ईस्वी तक इसका कार्य किया था। एक कमेटी बनाई थी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। ठीक है, और ये कार्यक्रम चलाया था। इसके जो अध्यक्ष जो थे ना, इसके अध्यक्ष 1900 से 1908 तक जो थे वो थे श्याम सुंदर दास, और 1908 से 1916 तक जो इसके अध्यक्ष थे वो थे श्याम और शुक। ये दोनों भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन दोनों ने जो ये कार्यक्रम संभाला था। और क्या काम किया, 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, वो कौन बने थे, राधा कृष्ण दास। ठीक है, ध्यान रखना। आगे 1929 में शब्द सागर का क्या करवाया था, प्रकाशन। शब्द सागर का प्रकाशन भी नागरिक प्रचार सभा कांसी ने किया था, प्रकाशन करवाया। 1929 में शब्द सागर का प्रकाशन करवाया था। इसकी भूमिका जो लिखी थी वो लिखी थी भूमिका शुक्ल ने। किसने लिखी थी, शुक्ल ने। और वो भूमिका इतनी बड़ी थी कि शुक्ल का एक ग्रंथ बन गया है जो हम पढ़ते हैं, कौन सा, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये कुछ सामान्य जानकारी थी। युग में प्रमुख पत्रिका का योगदान की बात करें, सरस्वती पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसकी खास बात यह है जो वो खड़ी बोली के
विकास, खड़ी बोली के विकास के क्षेत्र में विशेष योगदान। विशेष योगदान क्या मतलब है? मतलब द्विवेदी युग में जो खड़ी बोली को ऊंचाई पर जो ले गई उसमें सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान मिलता है, ये खास बात है। अब हम देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 1900 ईस्वी में। कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। संस्थापक कौन था इसका? तो संस्थापक का यदि नाम मिले तो ध्यान रखना, चिंतामणि घोष। कौन थे? चिंतामणि घोष। ये इस पत्रिका के क्या थे? संस्थापक थे, चिंतामणि घोष। ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसका संपादक किसने किया? संपादक की बात करें तो सर्वप्रथम संपादन जो किया था सरस्वती पत्रिका वो किया था श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास जी ने सबसे पहले इसका किया था। उसके बाद में जो संपादन, एक संपादक मंडल था, संपादक मंडल। उसके बाद में संपादक मंडल था, उसने इसका संपादन किया था सरस्वती पत्रिका में। तो उसमें कौन कौन लोग शामिल थे उसको देखो, ट्रिक से याद करो कि श्याम की काकी, देखो की छोटा कर रहा हूँ, लेकिन श्याम की काकी जरा सुन। ये ट्रिक है, देखो सरस्वती पत्रिका में जो संपादक मंडल था उनकी ये ट्रिक है। श्याम से श्याम सुंदर दास हो गया, और याद में कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री। की से याद में किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। और जैसे याद में जगन्नाथ रत्नाकर, ये वही जगन्नाथ रत्नाकर जिसने बिहारी रत्नाकर लिखी थी वही। और रास याद में राधा कृष्ण दास, ये लोग शामिल थे इसमें संपादक मंडल में, ठीक है। तो ये थे। उसके बाद में 1903 से लेकर के 1920 तक जो इसके संपादक रहे थे वो रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये देखो, इसलिए हम पढ़ रहे हैं 1903 से 1920 तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इससे पहले 1900 से 1903 तक ये श्याम सुंदर इनके मंडल ने संभाला। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, और 1920 से लेकर के 1947 तक फिर संभाला था आपके देवदत्त शुक्ल ने इसको संभाला था। ये थी सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका को शुक्ल ने क्या कहा? शुक्ल ने इसे क्या कहा? 20वीं शताब्दी के आरंभ का विश्वकोश का 20 शताब्दी का आरंभ का क्या कहा? विश्वकोश का किसने? शुक्ल ने, सरस्वती, ठीक है। ये ध्यान रखना।